प्रिपरेटरी में सबसे पहले है स्व अध्ययन कौशल्य। स्लाइड दिख रही है ना? स्लाइड शेयर हो रही है? दिख रही है। अभी हम जो स्व अध्ययन करते हैं या अध्ययन करते हैं, जो लर्निंग हमारा है वो कौन कौन से प्रोसेस से जाता है, उसको लर्निंग स्किल्स कहा जाता है। तो अध्ययन कौशल्य इसमें आता है, एक होता है पढ़ना, फिर दूसरा है लिखना राइटिंग, फिर है सुनना लिसनिंग, फिर है निरीक्षण करना ऑब्जर्वेशन, और फिर है याद करना, उसको मेमोरी में फिर से उसको रिकॉल करना। तो ये पढ़ाई के लिए ये जो कौशल्य है ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आपको प्रश्न आएगा अध्ययन कौशल्य कौन से है, और अलग अलग 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें से एक पढ़ना होगा और बाकी कुछ अलग होंगे, या तो याद करना कौशल्य होगा और दूसरे कुछ और होंगे। तो इस अध्ययन कौशल्य इसके ऊपर आपको प्रश्न जरूर आता है, लर्निंग स्किल। तो ये अध्ययन कौशल्य क्या है, मेन पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पढ़ना कौशल्य, रीडिंग जो कौशल्य है, रीडिंग जो स्किल है वो अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर आता है कि पढ़ने के लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, फिर पढ़ने की जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया क्या है वो हम देखेंगे, फिर प्रभावी पठन तथा उसके आवश्यक तत्व क्या है, इफेक्टिव रीडिंग किसको कहा जाता है। तो पहले बेनिफिट्स, फिर उसकी प्रोसेस, और फिर उसके लिए इफेक्टिव रीडिंग जो है उसके लिए आवश्यक तत्व है वो देखेंगे। फिर है अपने पठन कौशल्य को सुधार कैसे करेंगे। तो सुधार पाने के लिए ये है हाउ टू लर्न टू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल। जैसे अभी यहाँ एक ऐसे ही बताया है कि ताज के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता। ये देखो, ये पढ़ने का स्किल है। नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं पड़ता, लड़ते रहो जिंदगी से हर दिन हर पल, क्योंकि एक ही चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो हमने ये पढ़ा, इससे हमें क्या क्या मिला। एक तो हमें नए नए शब्द जो थे वो बढ़ गए, हमारे शब्द का ज्ञान बढ़ गया। शब्द ज्ञान, शब्द अर्थात होकैबुलरी। तो होकैबुलरी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये शब्द ज्ञान, इस शब्द के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है, होकैबुलरी क्या है। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें शब्दों को बढ़ाना आना चाहिए। फिर दूसरा है ध्यान और स्मृति को बढ़ाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है, स्मृति जाती है। फिर आपके आत्मसम्मान का निर्माण करता है। फिर विश्व के विभिन्न स्थानों और संस्कृति के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से हम जब भी रीडिंग करते हैं तो हमें एक जगह बैठकर भी अलग अलग स्थान और संस्कृति के बारे में हम सीख सकते हैं। तो ये पढ़ने के लाभ हो गए। शब्द ज्ञान बढ़ता है, यह ध्यान और संस्कृति को बढ़ाता है, आत्म सम्मान का निर्माण करता है, और विभिन्न संस्कृति के बारे में भी बताता है।
हेलो। ओम शांति विकास। हाँ, शुरू करती हूँ। हैंग हुआ था, सब ज्वाइन भी हो रहे हैं। कुछ ही समय में मीटिंग चालू होने वाली है। आता अर्धी सारा विकास भी शुरू की है ऑलरेडी, थोड़ा हो भी गया ओके। था, स्लाइड बीच में एडमिट करना था, इसके लिए ये हुआ। आपका ये नहीं दिख रहा। हाँ, वीडियो ना ऑन करते हैं। हाँ जी। उसके अंदर हमने जो शेयरिंग किया हुआ है वो भी बताना ग्रुप के अंदर, क्लासेस कोर्सेस वगैरह। हाँ हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन सा दिखा रहे हैं? अभी थोड़ा स्लाइड हुआ था, लर्निंग स्किल का रीडिंग चल रहा था, हाँ तो वही जी। कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ करिए। ये कौशल्य हुए थे, ये रीडिंग स्किल था। उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या पढ़ने से फायदा है, ये भी हमने देखा था। तो ये 4 फायदे देखे थे। ये रियल में एक एग्जांपल देखा था यहाँ। ये उसके बेनिफिट्स है, हमारा जो शब्द ज्ञान है वो बढ़ाता है, वोकैबुलरी बढ़ती है, ध्यान और स्मृति को बढ़ाता है, फिर आत्मसम्मान का निर्माण करता है और विभिन्न स्थान और संस्कृति को के बारे में बताता है। ये जो लर्निंग प्रोसेस है, तो SQ3R ये वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम पे, SQ3R। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, पहले हमने बेनिफिट्स देखे, उसके लाभ देखे, अभी उसका जो प्रोसेस है, ये उसका प्रोसेस है। पहला है SQ3R। तो यहाँ जो है एस माना सर्वे है, प्रश्न करना क्वेश्चन है, फिर रीडिंग है पढ़ना, याद करना रिकॉल है, और रिव्यू है। तो ये SQ3R। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो पहला सर्वे करते हैं कि क्या हम, जैसे कोई बुक खरीदने जाते हैं या कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, कि पूछते हैं एक दूसरे को कि इस किताब के बारे में क्या है, लिखा हुआ है, कैसा है ये किताब। फिर दूसरा है प्रश्न करते हैं, है ना, उसके ऊपर हम प्रश्न जो है वो पूछते हैं। फिर उसको हम रीडिंग करते हैं, पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद उसको याद करना है, और याद करने के बाद उसको दोहराना है, माना उसका जो रिव्यू है वो करना है। तो कोई भी आप आर्टिकल पढ़ो, मुरली पढ़ो, तो अगर आप इस प्रोसेस से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि सर्वे की मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मन के अंदर आप पहले से ही एक प्रश्न तैयार करना, पढ़ने के पहले ही आपके प्रश्न रेडी होने चाहिए
कि आज मुझे कौन सी बात पर, इस जो मैं पढ़ूंगी उसके ऊपर कौन सी बात पर मुझे ध्यान देना है, फिर पढ़ना है, फिर उसको याद करना है और फिर दोहराना है। तो SQ3R, ये आपको फुल फॉर्म समझ में आया? S क्या है, Q क्या है, 3 क्या है और 3R। तो ये 3 है रीडिंग, रिकॉल और रिव्यू। तो ये मराठी मीडियम जो है उनको भी आता है और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी को आता है SQ3R। फिर हाउ टू रीड इन अ मीनिंगफुल वे। तो जो सर्वे था उसके लिए स्कीमिंग मेथड है। फिर जो क्वेश्चन है वो आस्क योरसेल्फ अ फ्यू क्वेश्चंस, पहले से आप क्वेश्चन बना के रखो पढ़ने के पहले, फिर उसको रीड करना है। उसमें लिए अंडरलाइन द की सेंटेंस, इंसर्कल द डिफिकल्ट वर्ड। न जो भी पढ़ते अगर उसमें कुछ डिफिकल्ट है तो आप उसको राउंड लगाओ और डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखो। तो ये रीडिंग का प्रोसेस। फिर री रीड, माना जो अंडरलाइन पॉइंट्स है उसको फिर से एक बार आपको पढ़ना है और रिव्यू करना है कि रिकॉल एंड चेक वेदर वी आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस नाउ। फिर सक्रिय पढ़ाई, ये भी आता है एक्टिव लिसनिंग। तो इसके ऊपर आपको प्रश्न आता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। तो सक्रिय पढ़ना क्या है, तो जो पढ़ा जा रहा है उसे पढ़ने के साथ समझना, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, सवाल पूछते हैं और उसका चित्र दिमाग में बनाते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग है। और दूसरा होता है पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय पढ़ना और सक्रिय पढ़ना। तो सक्रिय पढ़ना, हम पढ़ते हैं और साथ में उसको समझते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, सवाल पूछते हैं और उसका चित्र जो है वो दिमाग में बनाते हैं। तो ये सक्रिय पढ़ाई। तो आज तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा, लेकिन आगे से आप जो भी पढ़ोगे तो इस मेथड से पढ़ोगे कि उसको समझ कर लोगे, उसके ऊपर प्रश्न बनाओगे और उसके ऊपर चित्र जो है वो दिमाग में बनाएंगे। मुरली भी पढ़ते हैं तो इस विधि से पढ़ते हैं तो याद रहती है। तो पढ़ने की गति इस पर निर्भर है कि व्यक्ति क्या है और क्या पढ़ रहा है। फिर पढ़ने का उद्देश्य, लोग क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने के प्रकार कौन से हैं और मौन अध्ययन क्या है। तो पहला हम देखेंगे कि लोग जो है वो क्यों पढ़ते हैं। तो एक यहाँ ऐसे बताया हुआ है कि क्यों पढ़ते हैं। पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे अगर हम कोई ऐसे मोटिवेशनल अगर आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहाँ भी ऐसे बताए हुए हैं कि इब्राहिम लिंकन का एक आत्मविश्वास, जो उसका आर्टिकल है वो 21 वर्ष में असफल हुआ, 22 वर्ष में चुनाव हारा, 24 वर्ष में असफल हुआ, ऐसे सभी साल। तो ये जब हम पढ़ेंगे और लास्ट में लिखा है कि 52 वर्ष में वो डायरेक्ट अमेरिका का राष्ट्रपति चुना, तो ऐसे पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर दूसरा है कि पढ़ने से क्या होता है कि मनोरंजन होता है। तो यहाँ मनोरंजन के लिए कहाँ है, ट्रेन में जा रहा था तो राम का जन्म हुआ। फिर टीसी ने पूछा कि टिकट कहाँ है, तो साधु ने कहा, टीसी ने कहा फिर चलो मेरे साथ। तो साधु ने पूछा कहाँ, तो टीसी ने कहा जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हमारा मनोरंजन भी पढ़ने के साथ होता है। फिर लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके कुछ कारण बताएं। तो एक है कि दिलचस्प व्यक्ति बनाता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, फिर शुद्ध लिखना आ जाता है, मनोरंजन करता है, उन चीजों की जानकारी होती है जिनके बारे में नहीं जानते, उन स्थानों का पता चलता है जहां अब तक नहीं गए थे, उन लोगों से मिलवाता है जिनसे आप कभी नहीं मिले। पढ़ने से नए विचार पैदा होते हैं, पढ़ने से आनंद और खुशी मिलती है। कि पढ़ने के दो मुख्य तरीके हैं। तो इसके ऊपर आपको प्रश्न आता है कि पढ़ने के दो तरीके कौन से हैं। तो एक है स्लो रीडिंग या तेज पढ़ना, और दूसरा है यहाँ गलत हुआ है, स्लो रीडिंग माना फास्ट रीडिंग तेज और धीमा माना स्लो रीडिंग। तो फास्ट रीडिंग और स्लो रीडिंग। तो जो फास्ट करते हैं, तेज पढ़ते हैं,
उसको स्कैनिंग कहते हैं या सर्चिंग, और सरसरी निगाह से पढ़ना इसको स्कीमिंग कहते हैं। तो आपको प्रश्न आता है जांचना जो है उसको पढ़ने का कौन सा तरीका कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्कैनिंग, और सरसरी निगाह से देखना इसको कहा जाता है स्कीमिंग। तो आपको प्रश्न आएगा सरसरी निगाह से देखना क्या होता है, और नीचे ऑप्शन होगा स्कैनिंग होगा स्कीमिंग होगा। तो आपसे से ऑप्शन सिलेक्ट करना है सरसरी निगाह से देखना माना स्कीमिंग। आगे स्लाइड पे देखेंगे और अच्छी तरह से कि देखो यहाँ अच्छी तरह दिया हुआ है स्कीमिंग क्या होता है। ये फास्ट रीडिंग है क्या स्लो रीडिंग है बताइए? पेज रीडिंग। हाँ फास्ट रीडिंग है, तीव्र पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है स्कीमिंग में वी रीड द हेडिंग्स, नेम ऑफ द चैप्टर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर। बुक खरीदने जाते हैं तो इतनी ही चीजें देखते हैं, कवर पेज और लास्ट पेज, तो इसको कहा जाता है स्कीमिंग। तो ये वर्ड याद रखना, स्कीमिंग रीडिंग किसको कहा जाता है। फिर दूसरा वर्ड है स्कैनिंग। इसके अंदर क्या होता है पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है स्कैनिंग। तो आपको आएगा वी रीड द पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, और नीचे ऑप्शंस होंगे स्कीमिंग होगा स्कैनिंग होगा। तो लाइन बाय लाइन माना स्कैनिंग, आपका ब्रेन स्कैन करता है। फिर रीडिंग टू स्टडी, इट इज स्लो रिपीटेटिव रीडिंग बिकॉज द एम हियर इज स्टडी। जब हम पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ते हैं तो स्लो रीडिंग रहता है। फिर वर्ड बाय वर्ड रीडिंग फॉर साइंटिफिक और मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं। फिर लाइट रीडिंग क्या है न्यूज़पेपर, आज हम पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, तो इसको कहा जाता है लाइट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अभी तक हमने फास्ट रीडिंग देखा, स्कीमिंग और स्कैनिंग। अभी हम देखेंगे स्लो रीडिंग। स्लो रीडिंग में क्या होता है, एक है एनालिटिकल रीडिंग और दूसरा है क्रिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग माना विश्लेषणात्मक रीडिंग और क्रिटिकल माना आलोचनात्मक रीडिंग। माना देखेंगे आगे कैसा है इसके। तो विश्लेषणात्मक माना हम जो पढ़ते हैं तो हम तुरंत उसको मानते नहीं है, हम उसके ऊपर सोचते हैं और 10 एंगल से हम उसको सोचना शुरू करते, उसका वर्णन करते हैं, तो इसको कहा जाता है एनालिटिकल रीडिंग। और आलोचनात्मक क्रिटिकल, कि उसने जो कहा है उसके ऊपर हम कहते हैं कि इसने कहा ये सच है या गलत है, तो इसको कहा जाता है क्रिटिकल रीडिंग। तो ये फिर देखेंगे साइलेंट रीडिंग, ये तीसरा टाइप है मौन अध्ययन। तो इसमें आपको प्रश्न आता है शब्द को बोले बिना मन ही मन पढ़ना डैश कहलाता है, तो उसको आप क्या कहोगे, मौन अध्ययन कहोगे। तो हमारा ये पहला स्किल था, रीडिंग स्किल था। तो ये यहाँ दिया है कि लेखक और श्रोता के बीच एक अच्छा पाठक पुल की तरह होता है, मौन अध्ययन है और मौन अध्ययन में गलतियां कम होती है। पढ़ने में क्यों कमजोर होते हैं, तो इसके कुछ कारण है। पुअर रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर वो पता ही नहीं उस विषय के बारे में। फिर जो है विराम चिन्ह जो है वो सही से नहीं पढ़ पाते, माना कहाँ फुल स्टॉप है कहाँ कॉमा है, तो वाक्य का मीनिंग चेंज होता है। फिर गलत मुद्राएं, नॉट सिटिंग प्रॉपरली। फिर मन में शब्दों का उच्चारण, स्पीकिंग द वर्ड्स इन अवर माइंड। फिर होठों को हिलाकर पढ़ना, लिप रीडिंग, इससे भी क्या होता है, तो ये आपको आता है कि लिप रीडिंग करने से आप अच्छी तरह पढ़ते हो या कम हो जाते, तो ये कमजोरी है। अपर्याप्त प्रकाश, इनप्रॉपर लाइटिंग, या पर्यावरणीय कारक जैसे नॉइस इन द बैकग्राउंड होगा, तो ये आप जब भी पढ़ने बैठो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि वहां प्रॉपर लाइट है या वहां शोर तो नहीं है। फिर पढ़ने की गति जो है, इसके लिए आई चेकअप है, आंखों की जांच है, मन में शब्दों का उच्चारण, फुसफुसाहट, तो ये अवॉइड करना है आपको। फिर प्रतिगमन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आंखों का फैलाव, माना एक इस नजर में हम कितना पेज देख सकते, कितना रीड कर सकते, इसको कहा जाता है आंखों का फैलाव। तो ये पढ़ने की गति है। तो मापी जाती है शब्द प्रति मिनट, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ते हो।
और बोध उसको कहा जाता है कि अर्थ को समझने की योग्यता। फिर हम दूसरा स्किल देखेंगे, राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल समझ में आया होगा, अभी लिखने का राइटिंग स्किल है। तो कैसे एनालाइज द स्पीड ऑफ राइटिंग, चेक द राइटिंग स्पीड, गेट द रीड ऑफ डिस्टर्बेंस, जो भी अवरोध है उससे हम अनुकूल करें, एडजस्ट द राइटिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जो भी सामग्री है उसके अनुसार गति को अनुकूल करें। इस बात की पहचान करें क्या अधिक आवश्यक है, लर्न टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रिलेवेंट। और अपनी जैसे प्रैक्टिस रेगुलरली, हर दिन आप क्या करो, इसकी लिखने की प्रैक्टिस करो। अच्छी लिखावट क्या दर्शाती है, तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता दर्शाती है। जैसे कोई कविता लिखता है तो क्रिएटिविटी है। फिर विचारों में स्वच्छता, लेखक दुविधा में नहीं है। लिखने से पता चलता है कि उसके विचारों में स्वच्छता है या वो खुद दुविधा में तो नहीं है, तो उसके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वो आता है। आत्मविश्वास का प्रतीक, कॉन्फिडेंस उसका पता चलता है। अच्छी लिखावट से क्या लाभ होता है कि पढ़ने में सहज होता है, इजी टू रीड। जैसे हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो पढ़ने में सहज होगा। वह पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने भाव और विचारों को सही रूप में प्रेषित करता है। इसीलिए हमेशा मुरली में भी आता है कि अच्छी तरह से वो अच्छे पेज पर लिखा होना चाहिए, अच्छे राइटिंग में लिखा होना चाहिए। अपने काम को गंभीरता से ले लेते हैं कि वी टेक अवर वर्क सीरियसली। ये पाठक पर अच्छा प्रभाव डालती है, जो रीडर है उसको वो अच्छा लगता है। कि अपनी लिखावट, ये क्या है, राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल को हम इम्प्रूव कैसे करें, तो निरंतर अभ्यास कर उसमें प्रवीण हो सकते। जितना आप लिखोगे आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा। फिर अपनी कलाई को सीधा रखें। जब आप राइटिंग करोगे तो आपका हाथ जो है वो सीधा होना चाहिए। कीप द रिस्ट स्ट्रेट। अलग अलग लेखन शैलियों को आजमाएं। ट्राई डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, माना अलग होता है। जैसे हिंदी की शैली अलग है, उर्दू की शैली अलग है। तो एक ही आर्टिकल में अलग अलग शैलियां जो है उसको अपना सकते हैं। पेन या पेंसिल को बहुत कस कर न पकड़े। तो आपको ये ऑप्शन आता है कि राइटिंग स्किल में आपको ये सेंटेंस देंगे, पेन या पेंसिल को बहुत कस कर न पकड़े, ये कौन सा स्किल है। तो आपको तुरंत लॉजिकल यूज होना चाहिए कि ये राइटिंग स्किल है। अलग अलग आकार के पेन पेंसिल के साथ अभ्यास करें। फिर गुड डिक्टेशन, श्रुत लेखन। आपको ये वर्ड अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि श्रुत लेख क्या है। श्रुत लेख क्या है, बोले गए शब्दों और वाक्यों को जस का तस लिखना और उसी समय लिखना जब वाचक बोल रहा हो, उसको श्रुत लेखन कहते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा, बोले गए शब्द और वाक्यों को जस का तस लिखना और उसी समय लिखना जब वाचक बोल रहा हो, उसको क्या कहते हैं। और नीचे 4 वर्ड्स होंगे, उसमें से एक वर्ड होगा श्रुत लेख। तो श्रुत लेख समझ में आया क्या है, डिक्टेशन है। जैसे अमिता बहन जी, हाँ जो नए स्टूडेंट है उनको म्यूट करो। हाँ कर। कुछ नया ज्वाइनिंग है उनको म्यूट करो। ठीक है, अच्छा है। रवीना
दिख रहे हैं ना स्क्रीन अभी? दिख रही है। तो ये श्रुत लेखन जो है वो इस प्रकार है, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने पीए को जब लेटर देते हैं, या अध्यापक क्या करता है बच्चों को भी डिक्टेशन की टेस्ट होती है वो लेता है, तो ये श्रुत लेखन है। इस श्रुत लेखन जब लिखते हैं तो आपको अवॉइड मेकिंग सजेशन। जब भी आपके जो सीनियर होते हैं उन्होंने कुछ लिखने के लिए कहा तो आप अवॉइड मेकिंग सजेशन, आप अपने सजेशन वहां न दे, अपनी टिप्पणी नहीं लिखे और अपनी तरफ से कोई ऐड मत करिए, पहले सुने और फिर लिखे। फिर सही वर्तनी के सुझाव, कागज पर शब्द लिखे, कठिन शब्दों को आसान शब्दों से मत बदलिए, अपना सारा ध्यान केवल वर्तनी पर न लगाए, हमेशा अंत में वर्तनी की जांच करें, जांचे कि क्या आपने सब कुछ लिख लिया है, हमेशा पूर्ण शब्द लिखें। वे कुछ सुझाव दिए हैं, है ना। जितना आप आसान शब्दों में लिखोगे ना तो सभी को वो समझ में आएगा। ये सारा यहाँ दिया हुआ है। सही वर्तनी सूची किस काम में आती है? बड़े बड़े लेखक अक्सर शब्दों में गलत वर्तनी का प्रयोग कर बैठते, इसलिए जरूरी है कि लिखते समय हम एक शब्दकोश जो है अपने पास रखें। तो ये जो शब्दकोश है ये बहुत जरूरी है। बताओ क्या है शब्दकोश, क्या होता है? तो इसके अंदर अलग अलग है, आपको ये पता होना चाहिए। जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी अपने पास हमेशा होनी चाहिए, तो ये एक है। और दूसरा होता है इंसाइक्लोपीडिया। ये दो के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, डिक्शनरी क्या है और इंसाइक्लोपीडिया क्या है। तो डिक्शनरी जो है ये आपके शब्दकोश है, कि आपको कोई भी शब्द का अर्थ पता नहीं है तो आप उस डिक्शनरी में समझ सकते हो। और इंसाइक्लोपीडिया क्या है कि अगर उस बात, जैसे भूकंप है तो आपको भूकंप के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इंसाइक्लोपीडिया देखो। तो इस प्रकार ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सेम वर्ड्स आते हैं तो आपको ऐसा आएगा स्वीकार करना उसको क्या कहते हैं, और वहां दो ऑप्शन होंगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो ये दो शब्द का कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अफेक्ट और इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ परिणाम देंगे और नीचे अफेक्ट और इफेक्ट ऐसे और दो ऑप्शंस होंगे, तो आप इसको सिलेक्ट करना है। बिसाइड जब लिखोगे तो पास में है, और बिसाइड्स है तो उसके साथ है। ब्रॉट है तो लाना है, बॉट है तो खरीदना है, होल है तो छिद्र है, होल है तो पूर्ण है। तो इसमें देखना कि जैसे यहाँ क्या है, कई बार प्रोनाउंसिएशन को इम्पोर्टेंस रहता है और कई बार राइटिंग को रहता है। फिर विशेषताएं हैं, लेखन प्रक्रिया, राइटिंग स्किल, और अपने शब्द को कैसे बढ़ाए, वोकैबुलरी को हम कैसे बढ़े। ये उन विषयों पर लिखना शुरू करें जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित है, उसके बाद अन्य विषयों की तरफ बढ़े। माना जिस पे आप मास्टर हो, जो टॉपिक के बारे में आपको पूरा पता है, उसी टॉपिक पर आप लिखना आर्टिकल शुरू करो। फिर सही वर्तनी और व्याकरण का लिख लिख कर अभ्यास करें, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर खूब पढ़े, यह आपकी लेखन क्षमता को बेहतर बढ़ाने में कारगर है। तो आपको आएगा लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ते और अध्ययन करते समय संक्षिप्त में नोट बनाएं, ये आपके नए शब्द और उनके अर्थों को याद करता है। नए शब्द और उनको अर्थों को याद कर अपना शब्द भंडार समृद्ध करते हो। तो ये राइटिंग स्किल्स यहाँ दी हुई है, इसका भी अगर हम कुछ आर्टिकल लिखते तो यूज कर सकते हैं। लेखन प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? योजना बनाना, प्रारूप बनाना, जांचना और संशोधन करना, रूप सजाना, उसको आकार देना, और प्रूफ रीडिंग होता है। तो इसके पहले चार के ऊपर नहीं आता है, लेकिन प्रूफ रीडिंग के ऊपर प्रश्न आ सकता है कि प्रूफ रीडिंग क्या है। तो लेखन प्रक्रिया के पहला जो है वो प्रूफ रीडिंग होना उसका जरूरी होता है। प्रूफ संशोधन, शब्द ज्ञान को कैसे बढ़ते हैं, यहाँ दिया हुआ है।
यदि आपको कोई ऐसा नया शब्द मिलता है तो आपको शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में ढूंढना है, अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी है, फिर नए शब्दों को ये करना है, फिर टीवी या चैनल भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आपका भाषा ज्ञान बढ़ता है। या पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द को खोजें। फिर लोकोक्तियां और मुहावरे, इडियम्स और फ्रेजेस जो है ऐसे समूह होते हैं जिनका भावार्थ उनके प्रत्यक्ष अर्थों से भिन्न होता है। उन शब्दों में के अर्थ आते हैं जो सामने से नजर नहीं आते हैं। तो इसके आपको आता है कि मुहावरे क्या है, तो वो आंसर में होगा मुहावरे, और ये नीचे की लाइन दी होगी। फिर पर्यायवाची शब्द, नीचे का आपको पूछा होगा कि जिनके अर्थ एक या लगभग एक जैसे होते हैं उनको कौन से शब्द कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहा जाए। विपरीत अपोजिट वर्ड, एक दूसरे से एकदम क्या होंगे, विपरीत होंगे, उल्टे। सहविन्यास क्या है, जहां अक्षर के साथ प्रश्रय किए जाते हैं। उदाहरण बताए फास्ट ट्रेन तथा क्विक शावर, न कि क्विक ट्रेन एरा फास्ट शावर, तो ये यहाँ बताया हुआ। फिर भिन्नार्थक शब्द, होमोनिम्स, एक होमोनिम जो है वो भी जो है वो आपको याद रखना है। होमोनिम्स जो है माना अर्थ अलग होगा लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे उदाहरण के लिए बैंक शब्द है और नदी के किनारे को भी बैंक कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न आता है कि नदी के किनारे को क्या कहा जाता है, तो इसको भी बैंक कहा जाता है। और यहाँ भी क्या है, बैंक शब्द है, तो ये होमोनिम है, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। बैंक की एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है, तो इसको होमोनिम कहा जाता है। तो आपको प्रश्न कैसा आएगा कि दोनों का उच्चार सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उसका मीनिंग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं, होमोनिम। यहाँ पॉलिसी है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सक्रिय रीडिंग इम्पोर्टेंट है। वैसे सक्रिय शब्द भंडार शायद रिपीट हुआ। तो हमने रीडिंग स्किल देखा, राइटिंग स्किल देखा, अभी ऑब्जर्वेशन जो है, निरीक्षण स्किल है, वो देखेंगे। तो निरीक्षण जो ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्निंग स्किल में आता है कि अध्ययन करने के लिए कुछ अध्ययन हम ऐसे करते हैं जो रीडिंग से हमें समझ में आता है, कुछ हम लिखने से समझते हैं और कुछ हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं, निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। क्योंकि जैसा ही बच्चा होता है उसको रीडिंग करना नहीं आता है, ना राइटिंग करना आता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरा बच्चा कैसे खा रहा है, तो उसका निरीक्षण करता है और निरीक्षण से वो सीखता है, ऑब्जर्वेशन। तो वो स्वीकार करना है, पहले आपको उसको स्वीकार करना होगा, कंसंट्रेशन उसके ऊपर करना होगा, फिर कैटेगराइज, वर्गीकरण करना होगा, फिर संबंध दिखाना है, फिर कंक्लूजन निकालना है, या सत्यापित माना वो सत्य है या झूठ है वो देखना है, और पूर्वानुमान माना पहले का आपका अनुभव कैसे है। तो ये था तीसरा वाला स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल। तो समझ में आया ना ऑब्जर्वेशन स्किल। फिर देखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है, तो ये जैसे उसके अंदर नोट्स है, सॉल्यूशन है, पाठ्य पुस्तकें है, कि उसके द्वारा हम स्व अध्ययन करते हैं। ज्यादा करके जो ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं वो ग्रंथालय में जाकर ही पढ़ाई होती है, क्योंकि उनको रेगुलर कॉलेज तो नहीं जाना होता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि ओपन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है,
तो आंसर आएगा स्व अध्ययन। फिर ग्रंथालय किसको कहा जाता है? तो ये आपको पूछेगा, ये भी इजी है, आप उसका आंसर लिख सकते हो। लाइब्रेरी किसको कहा जाता है? लाइब्रेरी आपको आंसर ऑप्शन में रहेगा। ये यहाँ प्रक्रिया है, ये इम्पोर्टेंट है, उसके विभाग क्या है। तो यहाँ पूछा जाता है कि लाइब्रेरी के डिपार्टमेंट कौन कौन से है, उसका कार्य क्या है। तो लास्ट में आप देख रहे हो प्रतिलिपि विभाग। प्रतिलिपि किसको कहा जाता है पता है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं प्रतिलिपि को? प्रतिलिपि अर्थात जेरोक्स। प्रतिलिपि किसको कहा जाता है? जेरोक्स को कहा जाता है। तो आपको प्रश्न आएगा कि ग्रंथालय में प्रतिलिपि विभाग होता है या नहीं। तो आपको आपका आंसर क्या रहेगा? प्रतिलिपि विभाग होता है। जेरोक्स जो है वो लाइब्रेरी में होना कंपलसरी है। तो ये प्रतिलिपि वर्ड याद रखना, क्योंकि ये पता नहीं रहता है सबको। ये पता है कि जेरोक्स होती है, लेकिन प्रतिलिपि को ही जेरोक्स कहते, वो पता नहीं है। फिर विभाग क्या है? प्रबंधन विभाग, जहाँ खरीदी की जाती है, ऑर्डर्स होते हैं। लेखागार विभाग है, जहाँ अलग अलग जो दुर्लभ पुस्तकें होती है या हस्तलिखित संग्रह जो है वो वहाँ लिखा हुआ है। फिर पुस्तक जो है उसका कैटलॉग है, माना वो आप जाओगे तो वहाँ आपको लिस्ट जो है कैटलॉग दिखाई दे। तो आपको प्रश्न क्या आता है, कैटलॉग किसे कहते हैं? तो जहाँ आपने नाम लिखा है, लेखक है या बुक के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो वहाँ वो कैटलॉग होता है। और उसके बाद है कि प्रसार विभाग, माना जहाँ हम बुक लेते हैं, एंट्री करते हैं या बुक रिटर्न करते हैं, वो एंट्री है, उसको प्रसार विभाग कहते हैं। फिर जो भी बुक है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, या बहुमाध्यम केंद्र, अभी जो लाइब्रेरी है वहाँ सीडी भी अवेलेबल है और डीवीडी भी अवेलेबल है। फिर वर्तमान पत्र और पत्रिकाएं, नए जो पुस्तक है उसका हम संचय करते हैं। फिर संदर्भ, तो ये ऐसी बुक है कि जहाँ घर में ले जाने के लिए मनाही की जाती है। तो आपको प्रश्न आता है कौन सा विभाग है जहाँ घर में किताबें लेने के लिए मनाही की जाती है? तो इसको कहा जाता है संदर्भ विभाग, क्योंकि बहुत मूल्यवान होती है और दुर्लभ होती है। समझो किसी बड़े ऑथर ने अपने हाथों से वो पत्र लिखे होंगे, तो वो पत्र जो है कोई अपने घर में लेके नहीं जा सकता है, तो वो संदर्भ विभाग में रखा जाता है। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा का हैंडराइटिंग वाला जो पत्र होगा, प्रिंटिंग वाला नहीं, ओरिजिनल हैंडराइटिंग, तो वो कहाँ हो सकता है? संदर्भ विभाग। फिर पाठ्य पुस्तक विभाग, जहाँ शैक्षणिक पुस्तकें मिलती है। और फिर प्रतिलिपि विभाग। तो ये लाइब्रेरी के इतने डिपार्टमेंट्स हैं। ये आपको सभी को पता होगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सारा वही दिया हुआ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर ये सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम जो वर्ड है मीन सिमिलर मीनिंग। तो आपको ऐसा नहीं आता है कि सिमिलर मीनिंग करना है। सिनोनिम्स अर्थात समान अर्थ के शब्द। तो इस वर्ड को अच्छी तरह से करना, नहीं तो आपको इसका ही अर्थ समझ में नहीं आया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, भले आपको उसका आंसर आता होगा। तो यहाँ कुछ ऐसे सिनोनिम्स दे, आपको बहुत इजी वाले रहेंगे, तो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे वाइज है तो आपको नीचे सिनोनिम्स ऑफ वाइज, फिर आपको आना चाहिए क्लेवर ऐसे। फिर है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। एंटोनिम्स माना विरोधी अर्थ के शब्द, वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग। तो बहुत इजी वाले रहते हैं, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री ऐसे होगा, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट ऐसे। फिर ये याद रखना कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको पूछना है। जैसे आई ईट मैंगो, ऐसे एक सेंटेंस देंगे और आपको पूछेंगे फाइंड आउट द सब्जेक्ट, और नीचे ऑप्शन होगा, आई होगा, ईट होगा, मैंगो होगा और एक वर्ड देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट ये क्या है, आई है,
और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैंगो हुआ। तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, कि जिसके बारे में है वो है, और उसके बारे में जो कहा जाता है उसको विधेय या विधान कहा जाता है। फिर ये नोशनल और ये सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में आता है, सिंगुलर जो है माना सिंगल, एक वचन जो है वो है, और प्लूरल माना अनेक वचन है, तो वो भी आपको आता है। तो यहाँ कुछ ध्यान रखना, जैसे अ आया है तो वो रुपीज आया तो भी ईज रहता है, मनीष को हमेशा रुपीज के साथ ईज लगता है। ये थोड़ा सा ऑप्शनल भी कई बार रहता है। अभी ऑडियंस है तो ऑडियंस में बहुत पब्लिक रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां इसके लिए ऑडियंस में एस नहीं आएगा, लेकिन ऑडियंस के साथ वेयर यूज होता है। तो इज एम जो है सिंगुलर है, आर हैव वेयर जो है वो प्लूरल है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके ऊपर आपको प्रश्न आता है। स्टेटमेंट्स और एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव माना सिंपल सेंटेंस, आई ईट मैंगो, तो उसमें ना कोई भाव है ना कोई प्रश्न है, तो ये या कोई आज्ञा है, तो वो एसर्टिव सेंटेंस माना एकदम सिंपल सेंटेंस। क्योंकि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये कौन सा टाइप का है। फिर इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव, ये वर्ड याद रखना, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य। फिर WH क्वेश्चन, W में ना 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक है WH माना जिसका आंसर बहुत बड़ा विस्तार से लिखा जाता है, उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है, और जिसका आंसर सिर्फ एस या नो में दिया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव या एस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहा जाता है। तो आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और पूछेंगे ये WH क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव है या एस नो वाला इंट्रोगेटिव है। फिर तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य, जहां वहां प्लीज शब्द आया तो समझ लेना इंपरेटिव है, या डायरेक्टली क्रिया से शुरू हो रहा है तो भी वो क्या है, इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि आप कोई ऐसी चीज देखते हो कि बहुत आपको सरप्राइज आश्चर्य लगता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाता है। यही उसका यहाँ बताया कि सिंपल सेंटेंस होता है, वो सिंपल स्टेटमेंट को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन, तो W से जितने भी शुरू होते हैं वो सारे WH क्वेश्चन में आते हैं, और जहां इज, एम, आर, वॉज, वेयर से शुरू होते हैं उसको एस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये यहाँ दिया हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में स्टैंड अप होता है, प्लीज आता है, गो, लेट वर्ड आता है, लेट वर्ड्स माना इंपरेटिव। फिर यहाँ ये देखो व्हाट इज लाइफ, तो ये प्रश्न हुआ तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। अभी ये कौन सा टाइप का इंट्रोगेटिव है आप बताओ, कौन से टाइप का इंट्रोगेटिव है व्हाट इज लाइफ? सुनाई दे रहा है ना? क्वेश्चन वाला WH क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, हाँ, में नहीं आया तो ये WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज अ अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस है, कोई भाव नहीं है, तो ये सिंपल में आएगा। फिर एक्सेप्ट इट, टेक इट, तो ये क्या हुआ, इम्प्रेसिव हुआ, आज्ञार्थक वाक्य हुआ। तो इस प्रकार ये वाक्य के प्रकार आपको दिए जाएंगे। फिर एक्सक्लेमेटरी आएगी, वो व्हाट अ ट्रेजेडी, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ मार्वेलस आइडिया, हाउ अमेजिंग, ये सारा क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी में आएगा, जहां एक्सप्रेशंस है। अभी हम नया टॉपिक देखेंगे, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस वो भाव की दृष्टि से थे, भाव अर्थात जो एक्सप्रेशन के दृष्टि से थे। अभी जो है हम देखेंगे रचना जो होती है, रचना की दृष्टि से ये वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल में सिर्फ एक ही वाक्य होता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल। कंपाउंड में क्या होता है, 2 वाक्य होते हैं और एंड से ज्यादा करके जोड़े जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स में भी 2 वाक्य होते हैं और वो कैसे जोड़े जाते हैं, व्हाट, वेयर, इससे जोड़े जाते हैं।
तो इसका डिफरेंस क्या है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में? कंपाउंड में दो कोई बता सकता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस? अगर आपने बुक कुछ पढ़ा होगा या पहले भी कुछ पढ़ाई की होगी। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, बताती हूँ मैं। कंपाउंड अर्थात क्या, दो वाक्य होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। जैसे देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड सीता इज प्लेइंग हॉकी, तो ये दो वाक्य है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई अलग अलग गेम दोनों खेल रहे, तो एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, तो ऐसे वाक्य जब जोड़े जाते हैं तो कंपाउंड कहा जाता है। इसमें भी एनडी है और एंड वर्ड आता है लास्ट में, ए एन डी याद रखो, तो कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे ऊपर के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर दो वाक्य है, एक वाक्य को निकाल दिया तो दूसरे वाक्य को मीनिंग नहीं रहता है। तो ये यहाँ ये होता है। जैसे आई लाइक मदर बिकॉज शी गेव मी चॉकलेट्स। अगर वो बच्चा लिखता है कि मुझे माँ अच्छी लगती है क्योंकि मुझे माँ चॉकलेट्स देती है, जब माँ चॉकलेट्स देना बंद करेगी तो माँ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ, माना एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। माना एक वाक्य को निकाल दिया तो दूसरे वाक्य को मीनिंग नहीं है। ये मराठी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। कंपाउंड को संयुक्त वाक्य कहा जाता है, वहां आणि या और से जोड़ा जाता है, और कॉम्प्लेक्स को मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो ये याद रखना, कंपाउंड माना संयुक्त और कॉम्प्लेक्स माना मिश्र, और सिंपल माना वो एक ही सेंटेंस होता है। तो आपको प्रश्न आएगा जहां एक ही वाक्य होता है उसको कौन सा वाक्य कहा जाता है, तो वो सिंपल वाक्य हो। फिर जस्ट टेंस के बारे में है, सिंपल होता है, नो हेल्पिंग वर्ब्स आता है। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते हैं। कंटिन्यूअस में एम, इज, आर, वॉज, वेयर होता है। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन आता है। तो आपको प्रश्न आएगा हैज बीन जो है वो कौन से टेंस में आता है, तो हैव बीन और हैज बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। फिर एक कंपाउंड सेंटेंस, दो वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं, एंड से जोड़े जाते हैं, बट से जोड़े जाते हैं, और सो, देयरफॉर, बिकॉज, ये शब्दों से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड सेंटेंस रहता है। देखो, सन राइजेस एंड द फार्मर गोज टू हिज फील्ड, एंड से जोड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस हो। अभी फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ढूंढो, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। One best book is equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. अभी इसमें से जो but ने जोड़ा है तो ये क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दो अलग अलग है और वर्ड्स से जोड़े हैं तो कंपाउंड आता है, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, इनफ, क्लियर हो रहा है। और बट से और एक उसको एडिशन उसको दिया है, लेकिन ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर ये हम लोग अलग से भी वाक्य लिखेगा कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी, हम इतना भी वाक्य लिखेगा तो समझ में आएगा दूसरे को, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हु, whom, whose, when, तो ये ज्यादा करके W से जोड़े जाते हैं, या हाउ, दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन माई बैग, तो अभी ये लड़का है जिसने मेरी बैग चुराई थी, तो ये दो सेंटेंस है और हु से जोड़े हुए, तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। और इसको हिंदी मराठी में क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स को मिश्र वाक्य। ये हिंदी के सिलेबस में भी है और इंग्लिश में भी है, तो दोनों बार आता है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, समवन आस्क्ड द गॉड इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन इन डेस्टिनी, देन व्हाई शुड वी विश फॉर समथिंग।
God smile and say, maybe in a few places I have written as you wish. अभी बताइए इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कहाँ, पहला वाक्य कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है क्योंकि W से जुड़ा हो, तो ये कॉम्प्लेक्स है। और सेकंड वाक्य क्या है? सेकंड वाक्य क्या दिख रहा है? तो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि एज यू विश लिखा हुआ है। फिर हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में आया होगा। ये भी डिवाइन थॉट्स है, इसमें भी हम कह सकते हैं व्हेन गॉड सॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स यू हैव फेथ इन हिज एबिलिटी, व्हेन गॉड डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ही हैज फेथ इन योर एबिलिटीज। ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? कॉम्प्लेक्स क्योंकि W से शुरुआत है। सिंपल सेंटेंस में दिस इज द बॉय, गॉड्स लव इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून। कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल हुआ, कंपाउंड हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ? सिंपल। कॉम्प्रिहेंशन, आपको प्रश्न आता है कॉम्प्रिहेंशन क्या है? तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन जो माना हम पढ़ते हैं वो समझने के लिए जब पढ़ा जाता है तो उसको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन द पैसेज एंड अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन मतलब याद रखो। ये टाइप ऑफ सेंटेंस किससे आए ये हमने देखा था। ये से अभी इंटरव्यूअर और इंटरव्यू, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यू लेता है उसको कहा जाता है इंटरव्यूअर। अ पर्सन हु आस्क्स द क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, इसको कहा जाता है इंटरव्यूअर। और जो पर्सन उसके आंसर्स देता है उसको कहा जाता है इंटरव्यूवी। अ पर्सन हु इज क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। तो ये दो याद रखो। फिर जो लेटर लिखते हैं तो इसके अंदर रेफरेंस आता है सब्जेक्ट सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन पूछ सकते हैं कि सैल्यूटेशन क्या है। जब भी हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर तो वो क्या हुआ? सैल्यूटेशन हुआ। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो बीच में टॉपिक होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज थैंक्स गिविंग नोट्स होता है। और इंक्लोजर पूछते हैं कि इंक्लोजर क्या है? संलग्न पत्र, उसके साथ हम कौन कौन से लेटर अटैच करें। तो एक पर्सनल लेटर होता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, और अप्लाइंग फॉर ए जॉब होता है। तो ये पर्सनल लेटर है। तो एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो ये दो शब्द याद रखो, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक क्या है? पर्सनल लेटर है। तो हम अपने भाषा में जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हैं, वहाँ ऑफिशियली नहीं होता। औपचारिक माना ऑफिशियली और अनौपचारिक औपचारिक माना ऑफिशियली और अनौपचारिक माना फैमिली लेटर जो है वो है। ये कंप्लेंट लेटर है तो ये ऑफिशियली लेटर हुआ। फिर इसे खुदा का खत दिया हुआ है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इतना तो आपको फर्स्ट बुक जो है वो समझ में आया होगा। इसमें स्किल्स से अलग अलग सारे देखे। अभी एक उसके स्किल रह गया था, मेमोरी स्किल। मेमोरी स्किल क्या होता है? तो हम याद कैसे रखें। तो उसके अंदर पता होगा कि मेमोरी स्किल में अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे उसके अंदर एक छोटे बच्चों को जब मेमोरी गेम किया जाता है तो ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं। एक साइड पे क्वेश्चन होता है और दूसरे साइड पर उसका आंसर होता है, तो उसको फ्लैश कार्ड बोला जाता है। तो फ्लैश कार्ड क्या हुआ? मेमोरी स्किल हुआ, स्मरण शक्ति की कौशल्य हुआ। फिर दूसरा एक किया जाता है कि जैसे नंबर के साथ कोई वर्ड लिखा जाता है कि एक नंबर होगा और उसके साथ जैसा 1 है तो 1 के साथ जैसे एक बोलते तो उसके साथ केक की तुलना की जाती है। 2 है तो उसके साथ फोन की तुलना की जाती है। तो ये जो है ये भी क्या हुआ? स्मरण कौशल्य हो, मेमोरी टेक्निक जो है। फिर तीसरी टेक्निक है कि कई ऐसी चीजें जो शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द के आधार पर उसको
कहानी बनाई जाती है, तो वो कहानी याद रखते हैं। जब कहानी याद रखोगे तो आपको पूरा वर्ड जो है, आपको शब्द जो है वो याद रहेंगे। तो ये मेमोरी टेक्निक, तो ये स्लाइड्स में मेमोरी टेक्निक दी नहीं थी, तो ये आप थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक है, ये भी उसका पार्ट। फिर उस इंग्लिश में आपको पता होगा क्या क्या आता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अच्छा आना चाहिए। फिर एक उसके अंदर स्लाइड रहेगी, ए एन और द का आर्टिकल आता है। तो ए एंड द में जैसे मैंगो है, मैंगो वर्ड एम से शुरू होता है, तो क्या आएगा, ए आएगा। तो एम से शुरू होगा तो ए आएगा। ऑरेंज है, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है तो एन आएगा। ये याद रखना, जब भी नेक्स्ट वर्ड ए ई आई ओ यू अगर इससे शुरू हो रहे हैं तो आपको एन आर्टिकल लिखना होगा। अगर इसके अलावा कुछ आया है तो आपको अ आर्टिकल लिखना है। तो ए ई आई ओ यू ये जो स्वर है उससे अगर वर्ड शुरू हो रहा है तो आपको एन लिखना पड़ेगा, इसके अलावा शुरू हो रहा है तो ए लिखना। जैसे अभी नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, बनाना है, तो बनाने के पहले क्या आएगा, ए आएगा क्या एन आएगा, ए आएगा। फिर केक है, केक के पहले क्या आएगा, केक 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 ए आएगा। तो जैसा वर्ड है। फिर और एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के पहले क्या आएगा, एन एन आएगा। ए एन और द का आता है। कुछ दुनिया के अंदर ऐसी चीजें जो एक ही है, सन है वो एक ही है, अर्थ है वो एक ही है, जो फर्स्ट रैंक आता है वो भी एक ही होता है, तो उसके पहले हमेशा द आता है। कभी भी अ फर्स्ट नहीं बोला जाता है, द फर्स्ट बोला जाता है, द अर्थ बोला जाता है, द सन बोला जाता है, द मून बोला जाता है। तो ऐसे दुनिया में जो एक एक चीजें हैं उनके पहले द आता है। और कोई चीजों के बारे में बताया है, उसके बारे में हम फिर से बोल रहे हैं तो द आर्टिकल आता है। तो ए एंड द ये आर्टिकल भी आपको इंग्लिश सिलेबस में एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये अध्ययन कौशल्य था, इंग्लिश था। थोड़ा सा अभी मैथ्स के बारे में भी देखेंगे। बोर्ड दिख रहा है सभी को? तो पहले देखेंगे कि किस प्रकार बहुत इजी मैथ्स रहता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, जो भी है यही रहता है इसके अंदर। कई बार सिर्फ डेसिमल का वो मल्टीप्लिकेशन देते हैं, जैसे यह 0.03 है, इंटू 2 दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, तो 3 इंटू 2 6, 3 गुना 2 क्या आता है, 6 आता है। और यहाँ क्या है, 0 है, तो यहाँ फिर आपको ये जो डेसिमल पॉइंट्स है ये 2 डिजिट छोड़ के है, तो आपको भी यहाँ 2 डिजिट छोड़ के डॉट देना है। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना है इस प्रकार। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि जहां डॉट है आप उसको काउंट करो, यहाँ 2 डॉट्स है तो यहाँ आंसर में भी आपको 2 डिजिट छोड़ के देना पड़ेगा, तो डॉट हो। फिर नेक्स्ट है 2.5 है, और फिर लेते हैं 2 इसका कितना आएगा, 2.5 इंटू 2 50 होगा। और यहाँ क्या है, एक के बाद क्या है,
डॉट है, तो यहाँ भी आपको एक डिजिट्स के बाद डॉट देना है। आप जितने डिजिट्स है काउंट करो और नीचे दे दो। तो डॉट के बाद अगर 0 आता है तो लिखा नहीं जाता, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो 5। तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। एडिशन में कैसा रहेगा, 0.13 प्लस 0.213। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, ये एडिशन है डेसिमल का, तो आपको याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है। पहले क्या करो, डेसिमल डाल दो, फिर पहला लिखा है 0 तो यहाँ आएगा 0, फिर डॉट 13 तो यहाँ लिखा है 13, फिर यहाँ लिखा है डॉट के पहले 0, डॉट के बाद क्या लिखा है 213 तो यहाँ आएगा 213। पहले डॉट लिखा और जैसे, फिर उसका एडिशन करो 0.363। तो ये आया आपको कि कैसे एडिशन होता है डेसिमल पॉइंट का। पहले डेसिमल लिखना है और फिर ये करना। फिर नेक्स्ट आएगा 0.15 प्लस 0.00034। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? पहले क्या करना है, आपको डॉट लिखना है, फिर डॉट पहले नंबर में डॉट के बाद क्या है 15, यहाँ लिखा 15, डॉट के पहले क्या है 0। दूसरे नंबर पे भी क्या आया, डॉट के पहले क्या है 0, डॉट के बाद क्या लिखा है 30 और फिर 34। फिर आपको उसका एडिशन करना है, 34 आया, फिर 0, फिर 5, 1। तो इस प्रकार से एडिशन किया जाता है। सेम वे मल्टीप्लिकेशन का भी देखेंगे। 0. मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन भी देखा, अभी सब्ट्रैक्शंस देखते हैं। 0.23 माइनस 0.012, तो यहाँ आएगा 0। पहला सबसे पहला ये डेसिमल में आपको डेसिमल ड्रॉ करना है, ये मेथड आप याद रखो। फिर ये डेसिमल के बाद क्या है, पहला नंबर 23 है, डेसिमल के पहले क्या है 0, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या आया 0, 1, 2, डेसिमल के पहले क्या आया 0। फिर आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर यहाँ 0 आपको सपोज करना है 0 माइनस 2 8, फिर 1 3 माइनस 2 1, फिर से आया 2 माइनस 1 1 0। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है 1/100। आप इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, तो आपको क्या करना है, पहला 1 लिखना है, उसके बाद 1 के बाद कितने 0 है, 2 0 है, तो आपको 1 0 आएगा, फिर से एक 0 आएगा 1, जितने 0 है उसके बाद डॉट आएगा। यहाँ 2 0 है तो 2 0 के बाद डॉट आएगा। अगर 3 0 है, 1/4 डॉट्स है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आपको पहले 1 लिखना है और इसके बाद 1 के बाद कितने 0 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और उसके बाद आपका डॉट आएगा। तो यहाँ जितने 0 है यहाँ उतने 0 आपको डालने हैं और उसके बाद डॉट आना है। तो यहाँ हमेशा आप क्या करो, ये कितने डिजिट्स है वो 0 है वो देखो और उतने डिजिट्स आप काउंट करो। यहाँ 4 0 थे तो आपने 1 2 3 4 देखा। तो ये समझ में आया आपको। देन नेक्स्ट आपको देखना है कि जैसे 1 0 2, तो जो यूनिट प्लेस है, एकम अवस्था जो होती है इसको 2 बोला जाता है, अवस्था है उसको 1 बोला जाता है। तो यूनिट का प्लेस जो है वो याद रखो, डिजिट्स का क्या है।
और दशम अवस्था क्या हुई, दशम माना 10, 10 के प्लेस पे क्या हुआ 1। फिर दूसरा मैथ्स बहुत इजी रहता है, बहुत इजी वाला मैथ्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जन, इसके बिना वो कुछ डिफिकल्ट ऐसे कुछ आता नहीं है। और आपने इसको स्किप भी किया तो भी आप अच्छी तरह से पास हो सकते हो। आप जो रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल जो इजी है उसके ऊपर भी आप अच्छी तरह स्कोर सकते हो। अध्ययन कौशल्य जो है, क्योंकि पढ़ना क्या है, सुनना क्या है, याद रखना क्या है, ये सारा उसके अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो एक आता है। तो जैसे अभी 25/100, तो यहाँ भी आप लिखोगे 0.25 ऐसे। अभी आपको बोला कि 6000 का परसेंटेज निकालो, तो 6000 का परसेंटेज है तो आपको यहाँ 6000 देना है और नीचे आएगा 100, तो आप उसको ये 2 डिजिट से डिवाइड करो तो आ गया 60। तो ऐसे एकदम इजी रीति से भी आप कर सकते हो। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। तो संभाव्यता क्या होती है या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो थोड़ा सा बहुत इजी वाला आपको इसके अंदर प्रश्न आता है प्रोबेबिलिटी में। अभी समझो एक कॉइन है, वो कॉइन को हवे में उछाला, तो कॉइन में हवे में उछाला तो उसका जो उसके अंदर 2 साइड्स होते कॉइन में, तो हेड आने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ, कोई बता सकता है? तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कॉइन है तो कॉइन में कितने साइड होते हैं, 2। कोई कॉइन 3 साइड का कभी देखा नहीं, 2 साइड है, तो आपके नीचे की लाइन में 2 नंबर फिक्स है। और हेड कितनी बार आता है, हेड कॉइन में एक ही होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो ऊपर आएगा 1। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हवे में समझो टॉस रहता है ना, वो हमने उछाला तो 4 नंबर आने की संभावना क्या होगी। तो ये टॉस जो होता है वो टॉस में कितने साइड्स होते हैं, जैसे कॉइन में 2 साइड होते हैं, वैसे जो टॉस होता है ना खेलने का, उसमें कितने होते हैं, 2। नहीं, वो टॉस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो सांप सीढ़ी में सब खेलते हैं ना, वो सब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसमें कितने नंबर है, तो यहाँ नीचे का नंबर क्या फिक्स है, 6, और 4 नंबर उसमें कितनी बार लिखा हुआ रहता है, एक ही बार लिखा हुआ रहता है, तो आएगा 1। तो 4 नंबर आने की चांसेस क्या होगी, 1। फिर नेक्स्ट है, अभी आपने कार्ड देखे होंगे, जो गेम खेलते हैं ना, तो आपने खेले होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कार्ड खेलते हैं, तो कार्ड जो हम खेलते हैं तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो नीचे का नंबर होगा। अभी उसमें रेड नंबर आने की संभावना क्या होगी, रेड नंबर कितना होगा, 4 बार होगा, 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, तो ऊपर नंबर क्या आएगा, 4। ये हुआ आपकी प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। अभी हम देखेंगे कि रेड कलर का राजा आने की संभावना क्या होगी। प्रोबेबिलिटी में रेड कलर का राजा आने की संभावना क्या होगी, तो आंसर कैसे निकालोगे, कौन बताएगा इसका आंसर, 2/50। 2/50, गुड। तो 2/52, क्योंकि रेड कलर का राजा 2 बार रहता है और 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड रहते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी रहता है। इसका हमेशा आंसर याद रखना, ये ऐसे अपूर्ण अंक में आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें होना ही चाहिए, कभी भी होल नंबर नहीं आता है। तो आपको ऐसा दिया होगा कि संभाव्यता का आंसर क्या आता है, तो कहीं में वहां भी पूरा नंबर नहीं आता, 0, 1, 2 ऐसा आंसर उसका कभी रहेगा ही नहीं, उसके नीचे हमेशा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तो उसको कहा जाता है संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रकार का ये आपका मैथ्स बहुत इजी रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन रहेगा, फिर परसेंटेज रहेगा,
फिर ये संभाव्यता प्रोबेबिलिटी रहेगी, फिर ग्राफ्स रहेगा। ग्राफ्स आपको पता है पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में क्या होता है, सर्कल होता है, वो याद रखना। पाई बोलेंगे तो ही सर्कल, और लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइंस होती है, और डॉट ग्राफ में क्या होता है, उसमें ऐसे डॉट डॉट होंगे ऐसे। तो याद रखना ये पाई चार्ट है। और ये जैसे कॉलम एक बार ग्राफ होता है तो उसके अंदर ऐसे बार आते हैं, और लाइन में ऐसे ऐसे होता है, और बार ग्राफ में ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो ये बार ग्राफ है। तो इस प्रकार के ग्राफ के ऊपर भी आ सकता है प्रश्न। और दूसरा होता है कि 3.4 प्लस 2.4, इसकी एडिशन करने के लिए आता है। तो यहाँ एडिशन में 4 सेम है, नीचे भी आपको 4 डालना है। 3 + 2 क्या आया, 5। सेम वे अभी आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है। 3/3 नीचे आएगा, सेम होता है क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होता है, तो वही आएगा यहाँ, और ऊपर के नंबर की एडिशन होगी, तो ये हुआ एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन में कैसा होगा, सेम प्रोसीजर है। यहाँ सेम नंबर है 4, थर्ड में भी आंसर में नंबर सेम वही आएगा। फिर 6 -2 आया, तो सेम आंसर आएगा 4/4 4/4, और दोनों है तो 1 भी आंसर रह सकता है। तो इस प्रकार से ये रहेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं इसका, और चाहिए तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 6/4 तो एकदम इतना इजी जो है मैथ्स आपको रहेगा। तो 6/4, देन अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसका, 3 + 4 × 2 + 6, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। यहाँ क्या है, 4 है, तो यहाँ आपको 4 लिखना नहीं है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 × 4 60, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली हमने 4 लिखा, मल्टीप्लिकेशन में 4 × 4 16, 3 × 2 क्या करते हैं 6, तो ऐसा रहेगा। आंसर क्या रहेगा, 2/3 × 5/4, क्या आंसर रहेगा, 10/12 10/12 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों को होता है, वैसे के वैसे लिखा नहीं जाता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे, 3/6 डिवाइड 2/3। तो डिवीजन में क्या करना है, 3/6 वैसे लिखना है, और यहाँ डिवीजन का अपोजिट करना है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का अपोजिट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। हमने इसका अपोजिट किया तो इसका भी हमें अपोजिट करना है, तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2, क्योंकि हमने यहाँ भी उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा करना है, 3/2। तो आंसर क्या आया, 3 × 3 9, 6/12। ऐसा आया समझ में। मैंने क्या किया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में डाला, और जो ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, तो आया 9/9। मराठी में मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, मराठी में मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, मराठी, तो ये गुणाकार हुआ और भागाकार हुआ। तो यहाँ प्लस एडिशन, जैसे हम क्या करते हैं उसकी ऐड करते, माना क्या कहेंगे मराठी में, तो अधिक करते हैं या वजा करते हैं या गुणाकार करते हैं या भागाकार। तो ये समझ में आया ना आपको। फिर इसके अंदर और कुछ नहीं है, संभाव्यता याद रखो, प्रोबेबिलिटी, कॉइन का एग्जांपल आता है, टॉस का या कार्ड्स का आता है, परसेंटेज में आता है, फिर रेशियो आता है। रेशियो में ऐसे आपको दिया होगा 2 3, और यहाँ 20 होगा,
और यहाँ आपको पूछा होगा, ये यहाँ आपको भरना है। तो यहाँ रेशियो में क्या है, 2 और 20 का कनेक्शन क्या है, 2 इंटू 10 20, माना 2 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपको 20 आएगा। तो 3 को भी आपको क्या करना है, ये दोनों में 10 का गुना का संबंध है, तो यहाँ भी 3 को क्या करना है, 10 से गुना है, तो क्या आएगा 30. तो ये इसको रेशियो कहा जाता है। तो ऐसे ही आपको और एक एग्जाम्पल बता दें, 4 5 है, यहाँ आपको दिया है 8, आप बताओ यहाँ आंसर क्या आएगा रेशियो में। 10. यहाँ आंसर 10 आएगा. 10, 4 इंटू 2 8 है, तो 5 का भी रेशियो आएगा 10, एकदम ऐसे इजी रहेगा ये। तो ये भी एक रेशियो वाला भी आपको एग्जाम्पल है, वो रेशियो एक आता है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स के अंदर भी इतना ही, अगर आपने इतना भी अच्छी तरह से किया तो भी आपको फुल मार्क्स आपको इसके अंदर आ सकते हैं। तो आज इतना ही देखेंगे कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, मेमोरी स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये सारे स्किल्स हमने इसके अंदर देखे। फिर इंग्लिश में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस देखा। हिंदी मराठी में संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य होता है। और तो ए एंड द आर्टिकल देखा, ए कब आता है, एंड कब आता है, ऐसे है। ओम तो शांति और दीदी, मुझे ना इसमें और पेपर एक के लिए इंफॉर्मेशन लेनी थी कि कैसे क्या, मतलब अपन एग्जाम कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक कैसे ज्वाइन करेंगे वगैरह समथिंग। मतलब एक तो मराठी नहीं आती है ना, तो मराठी में इंफॉर्मेशन आती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या है। एक बार आपको वो स्लाइड उसकी शेयर करती हूँ। हाँ, इसमें और एक अभी है वो कि जो मराठी मीडियम का जो है या कुछ और प्रिपरेटरी के जो भी गाइडलाइंस है और वीडियोज जो है, वो हमने ना कोऑर्डिनेटर के ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर है, जो आपके जो केंद्र संयोजक कहते हैं या कोऑर्डिनेटर कहते हैं, तो आप उनको हाँ, हाँ, बोलो कि वीडियोज जो है वो हमको शेयर करें। कि और कैसे हम वो भी पेपर आपको क्या करना, एग्जाम का जो लिंक आप जो मराठी में बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करना, हाँ, एक हाँ, यूट्यूब के ऊपर भी आप समझो डालोगे कि हाउ टू ज्वाइन YCMU एग्जामिनेशन इन इंग्लिश या इन हिंदी लैंग्वेज, तो उसका भी ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो यूट्यूब का भी अच्छे तरीके से उन्होंने एक चैनल बनाया है यूनिवर्सिटी ने, उसके अंदर आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तभी भी आप अभी अमिता बहन थोड़ा सा रिवाइज करो। कर देते हैं एक बार साइड। आपकी डायरेक्टली ओपन करो। अभी अभी चालू हो गया है। और दीदी, मॉक टेस्ट भी होने वाले थे बोला। डेमो टेस्ट ना, डेमो टेस्ट शुरू हुआ है कल से, देखिए। तो तो अच्छा, आपके पास हो किसी गया का, है मतलब। तो डेमो टेस्ट चालू हो गया है, तो आप उसको डेमो टेस्ट का जो भी लिंक है वो भी कोऑर्डिनेटर के हाँ, हाँ, ग्रुप पे ऊपर शेयर किया हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक ये इसकी लिंक है। दिख रही है सभी को? http://ycmu.online.in ये लिंक है। ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो साइट जो है वो शुरू हो जाएगी। एक मिनट देखते हैं होता है क्या। और उसके अंदर आपको PRN नंबर पता है ना आपका, वो PRN नंबर डालना है। दीदी, लिंक दिख नहीं रही है। लिंक दिख रही है अभी? लिखा ना आपने लिंक? नहीं मिल। हाँ, वो जो अब लिंक है, लिंक वो नहीं लिंक दिख रही दीदी। हाँ, वो अब लिंक दिख आपको रही है। लिखना नहीं है, वो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। वो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटर को आप पूछो कि क्या उसका लिंक और ये, तो वो आपको भेज देंगे उसका।
वो लिंक करें। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है अमिता बहन जी? रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास किसी का? और एक का डाल देते स्टूडेंट्स को। आप बता रहे हो? नहीं, आपके पास है तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो बोलो आपको। ये इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ आपको पीआरएन नंबर डालना है। कोई भी एक स्टूडेंट्स का आप बताओ पीआरएन नंबर, पता है किसी को? लिखो। हाँ मैं बता। ये जो लिंक है और ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये सभी जो है ना आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनको सब कुछ भेजा हुआ है। आप उनको फोन करके आप उनकी तरफ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उसमें कुछ आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब आपको अच्छी तरीके से वहां पे मिल जाएगा। अभी एक डिप्लोमा का स्टूडेंट है, उसका लिखो आप 20190। हेलो। 2090 आगे 20190 1700 1700 273 273 7592। और पासवर्ड उसका होगा डेट ऑफ बर्थ। तो DD MM और Y फॉर्मेट में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1407। 14। इसमें स्लैश नहीं डालना है, डायरेक्टली 14 के बाद बिना स्लैश या डॉट के मंथ डालना है 07। और 65। तो 1 नहीं 65 नहीं डालना है, डायरेक्टली 65 डालना है। फिर यहाँ उसका एक्टिव टेस्ट जो है वो चालू हो जाएगा। ये देखो इतने सारे टेस्ट यहाँ आ गए पेपर से। तो ये पहला वाला जो है वो डेमो टेस्ट है, ये अभी आप करके देख सकते हो आपका भी। और उसके बाद आपका जो प्रिपरेटरी का पेपर है और मीडियम है, प्रिपरेटरी मराठी है, प्रिपरेटरी इंग्लिश आएगा, प्रिपरेटरी हिंदी आएगा। तो आपका मीडियम प्रिपरेटरी मराठी है तो आप प्रिपरेटरी मराठी पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ सिलेक्ट होगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन नहीं दिख रही है दीदी। अभी दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ दिख रही है। यहाँ पीआरएन नंबर डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ DD MM YY बिना और यहाँ वो डेमो की टेस्ट यहाँ आती है, सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट, इस प्रकार का आपका रहेगा। और फिर वो लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ अलाउ करना है उसको। यहाँ मीडियम है, इंग्लिश मराठी हिंदी आप प्रॉपरली अलाउ मना उन्होंने मैसेज पूछा था कि आपका जो फ्रंट एंड कैमरा है वो चालू है या नहीं है, तो आपको वो पूछेगा तो उसको अलाउ करना है। का ही फेस रहेगा। और बाद में यहाँ वेब जो है वो आप कैसे दिख रहे हो वेब कैमरा में वो यहाँ आ जाएगा। फिर क्लिक किया, अगर आपका फोटो और ये फोटो मैच नहीं हुआ है, अगर रिकॉग्नाइज हो गया तो तुरंत वो क्या करेगा, प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई कि एग्जाम कंटिन्यू हो जाएगी। अगर ये फोटो और ये फोटो अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू डिफर द फेस वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यू। तो वापस इसके ऊपर क्लिक करके फेस वेरीफाई। या अच्छा सबसे कि आप मोबाइल चेंज कर दो अगर फोटो अलग बता रहे तो, या तो लैपटॉप पे जाकर बैठो, ये जरूरी है। तो आया ना समझ में प्रोसेस कैसी है? और बाद में आपकी कंटिन्यू एग्जाम शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ो ना फिर। हाँ आगे का ना
तो पूरा स्लाइड शो ही बताती हूँ। ठीक है, चलेगा, ओके। ये है कि इसके अंदर ये फोन जो है यूज करने एंड्रॉयड फोन ही होना चाहिए। ये उसके अंदर लैपटॉप में विंडोज लिनक्स होना चाहिए। फ्रंट कैमरा होना जरूरी है, बिना कैमरे के आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, फ्रंट कैमरा होना चाहिए। और गूगल क्रोम ही होना चाहिए, वो भी अपडेट वाला गूगल क्रोम होना चाहिए। अगर आपको पुराना क्रोम है तो अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करें, और बाकी जितने भी एप्स आपके मोबाइल पे एक्स्ट्रा एप्स है वो सारे अनइंस्टॉल करें एग्जाम होने तक, क्योंकि इसको मेमोरी लगती है, नहीं तो आपकी मोबाइल की मेमोरी कम हो जाएगी। एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बार बार इंटरनेट कनेक्शन जाए ऐसी जगह नहीं बैठना है आपको, तो ये इंटरनेट कनेक्शन सक्रिय होना चाहिए। फिर आप एक बार बैठे तो उठ नहीं सकते हो, तो पेंसिल पेन रफ शीट ये सब संभाल के लेकर ही बैठना रहे। और एग्जाम बहुत इजी रहेगी, सभी को अपियर करना है, क्योंकि इस एग्जाम में भले आपने बहुत ही कम लिखा या फेल भी हो गए तो भी यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क्स देके आपको पास करेगी, क्योंकि कोरोना टाइम था, लॉकडाउन था, तो सभी तो सेंसिटिव था, तो इसीलिए सभी इसको ये करेंगे ही। तो इसके लिए ये नहीं करना, एग्जाम आपको देनी है, उसमें डरने की बात नहीं है, सभी पास होने वाले। ये ऐसे हमने देखा यूजर नेम और पासवर्ड, ये फोटो यहाँ रिकॉग्नाइज हुआ, तो वेरिफिकेशन ये भी हुआ, फोटो वेरिफिकेशन यहाँ अलग था, तो उसने अभी वाला जो फोटो है वो लिया। अभी जो एग्जाम के सामने फोटो दे रहा है वो कैसे दिखता है, इस प्रकार का आपका रहेगा। यहाँ आपको प्रश्न आएगा, आर यू प्लेइंग टेनिस, यहाँ प्रश्न होगा। यहाँ आपको टाइमर जरूर देखना है कि आपकी 1 घंटे का पेपर है, 8 o'clock को शुरू किया, 8:15 को वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपको बराबर से देखना है। नहीं कोई कहते हैं कि बाद में कि मुझे टाइम कम मिला, तो पहले से ही आप देख लो। फिर यहाँ यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बीच में डॉट आएगा, सर्कल में डॉट आया तो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको वो क्लियर, आप वो क्लियर इस पे करके भी वो ऑप्शन क्लियर कर सकते हो। फिर बुकमार्क जो है वो, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका आंसर आप बाद में देना चाहते हो तो बुकमार्क पे क्लिक करिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इजी रहते हैं। आप आंसर थोड़ा सा सोच कर लिखो, जल्दी जल्दी भी फास्ट मत करो, थोड़ा एक बार सोचो और उसके बाद फिर सोच कर आपको लिखना है, क्योंकि एकदम इजी रहता है। जैसे ईमेल का फुल फॉर्म बताओ, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ये ऐसे अलग टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। रोम का फुल फॉर्म बताओ, तो रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म ऐसे भी आएगा। तो ये इस प्रकार का प्रश्न और ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट, ये कैंडिडेट्स का इंफॉर्मेशन, आपका नाम चेक करो, आपका ही नाम है, टाइम और ये प्रश्न बुक मार्क्स, ये यहाँ दिया हुआ है टाइम, क्वेश्चन, ऑप्शंस, और ये नेविगेशन लाइन पे जैसे नीचे दिया था ना, आगे के लिए प्रश्न के लिए क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो ये देखो नीचे यहाँ ये यहाँ नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। फिर क्लियर और सबमिट द टेक्स्ट, आपकी सबमिट टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ सबमिट द टेक्स्ट आएगा। फिर सिलेक्ट द ऑप्शन, सेव द, ये डिसिलेक्ट करने भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हियर, पूरा वो क्वेश्चंस यहाँ पूरा लिस्ट आएगा लास्ट में, और फिर आपको यहाँ दिखाई देगा कितने आपने सॉल्व नहीं किए, या बुक मार्क में कितने रखे आपने।
आपको सभी को सॉल्व करना है, भले आंसर पता है, रॉन्ग है, राइट है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सब दे सकते हो आंसर। और बाद में सबमिट करना है, फिर एग्जाम जैसे सबमिट टेस्ट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? यस, सबमिट द टेस्ट। इस प्रकार का सबमिट करना है, तो बहुत इजी रहेगी। हमारे स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 प्रिपरेटरी में आया था। जो प्रिपरेटरी बैच हुई थी सेम हुआ था, सेम उनका भी एग्जाम था, तो इसको देखो 100 आउट ऑफ 100 आया ऑनलाइन एग्जाम में। तुरंत उसने फोटो वेरीफाई किया, तो इतना इजी रहता है, हर कोई पास होता है। एक का तो लास्ट में उसने 10-15 मिनट्स में एग्जाम दी, फिर भी वो पास हो गए। तो ग्रेस मार्क्स देकर यूनिवर्सिटी कैसे भी पास करेगी, लेकिन आपको बैठना जरूरी है। अगर आप बैठोगे तो ही आप पास होगे, अगर आप अब्सेंट रहोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। ये देखो प्रिपरेटरी का रिजल्ट है 100 आउट ऑफ 100 ऐसे। तो बहुत इजी रहता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसीलिए यूनिवर्सिटी तुरंत रिजल्ट नहीं लगा रही है, क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स देने हैं। और बहुत इजी रहता है, अगर आप थोड़ा टाइम भी सोच कर उसका आंसर दोगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ ये अभी पूरा कर देते हैं। ओम शांति। दीदी टाइम टेबल समझ में ओम शांति। टाइम टेबल समझ में नहीं आया दीदी। आपका 21 को है ना टाइम टेबल? आपका कौन सा? हाँ। प्रिपरेटरी वाले ही हो ना? दिए दिए पक्के। कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, ग्रुप में डाला हुआ है ना टाइम। तो एक दिन एक ही पेपर है ना? हाँ, एक दिन एक ही पेपर देना है, जो लिखा है वही पेपर आपको देना पड़ेगा। ओके। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। दीदी आपको सुनाई देता है? दीदी दीदी आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? दीदी
दीदी आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ हाँ दे रहा है, थैंक यू। दीदी एक क्वेश्चन था। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मेरा सेंटर कराड़ है, तो मैं कॉलेज YCMOU यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेटर किसको बताऊं एज अ कोऑर्डिनेटर? कौन है मतलब कराड़ सेंटर के और नासिक के एक ही है या? दीदी दीदी हेलो दीदी, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, ये मैंने अपना नंबर शेयर किया है 9833433076। आप मुझे कॉल करना, मैं आपको वहाँ की दीदी का जो नंबर है, कोऑर्डिनेटर का नंबर दे दूँ। प्लीज रिपीट आप करें मैंने ना इसमें चैट बॉक्स में डाला हुआ है। फोन नंबर रिपीट कीजिए हाँ, ना। उसका भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो अभी मेरे पास टाइम लगेगा उसको देखने के लिए, शीट खोलनी पड़ेगी वो। नंबर रिपीट कीजिए ना प्लीज। 9833 9833 433 433 076। 076 9833 433 076। 9833 433 076। हाँ ठीक है। थैंक यू। हाँ, ओम शांति।